हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक दरख्वास्त का नोटिस लिया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट के तलबा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट सेल को भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के कुछ असातिज़ा थीसिस या पेपर्स में इजाफ़ी नंबर के लिए तालिबात के साथ जिनसी हरासगी करते हैं और जिनसी ताल्लुकात पर मजबूर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो रजिस्ट्रार है उनसे 7 नवंबर को जवाब तलब किया है और इसी दौरान आज यूनिवर्सिटी में 2 मुजाहरे हुए। एक मुजाहरा तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से किया गया जिसका मकसद ये था कि उन वालिदैन को जो परेशान हैं इन इत्तलात के आने के बाद उनको यकीन दहानी कराई जाए कि यूनिवर्सिटी जहां कहा जा रहा है हज़ारों तालिब इल्म पढ़ते हैं वो तालिबात के लिए महफूज है। मगर उसके साथ ही एक और मुजाहरा तलबा की जानिब से भी किया गया जिसमें ये बात कही गई कि जनाब ऐसी बात नहीं है, ये जो एलिगेशंस हैं, ये जो इल्ज़ामात आए हैं सामने, जिसके माखज़ ये है कि 2 बच्चियाँ, एक अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट की थी और एक दूसरी डिपार्टमेंट की, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दी गई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद बुरफत साहब को कि जनाब उन्हें कुछ असातिज़ा ने 2 उस्तादों ने उन्हें हरासा करने के पर मजबूर किया है और उन्हें जिनसी ताल्लुकात के बारे में भी मजबूर किया गया है, जिसके बाद एक उस्ताद का फ़ौरी तबादला कर दिया गया और उनको दादू में बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ये कह रही है कि शिकायत जो हैं हम इस पर पहले से कार्रवाई कर रहे थे और इंक्वायरी कर रहे थे। इन्हीं शिकायत पर या इससे पहले भी कोई शिकायत? इससे पहले 1 जनवरी को एक अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट सिंधी डिपार्टमेंट की तालिबा थी नाइला रिंद, उनकी लाश मिली थी हॉस्टल से जी। तो उसके बारे में कहा गया कि वहाँ के एक जामशोरो के एक प्राइवेट टीचर थे, उन्होंने फेसबुक के थ्रू कुछ तालिबात को जो है अपने जाल में फंसाया और उन्हें जी अनीस खास खैली, हाँ तो अनीस खास खैली को फिर गिरफ़्तार किया गया। लेकिन जो उनकी ख़ुदकुशी जो बाद में पुलिस ने कहा कि उन्हें शक है कि उन्हें कत्ल भी किया गया है, उस बारे में जब सिंध यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन सूटा जो है बेसिकली उसका रवैये के ऊपर भी तलबा ने एहतजाज किया कि उन्होंने इस मामले को सीरियसली नहीं लिया। उसके अलावा ये फिर पुलिस इंक्वायरी ज़ाहिर है शुरू हो गई। अभी तक फॉर्मल कोई रजिस्ट्रेशन केस हाई कोर्ट में ये केस है नाइला रिंद का। हाँ। और इस केस की समाअत के दौरान यूनिवर्सिटी की जो विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसकी डिप्टी डायरेक्टर ने अदालत को बताया कि कई लड़कियों ने उन्हें बताया कि यूनिवर्सिटी स्टाफ और लेक्चर्स की जानिब से हिरासा करने के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये केस तो अदालत में चल रहा है। ये जो आपने 2 लड़कियों का जिक्र किया, ये बेसिकली इन 2 लड़कियों ने नहीं, इनके बिहाफ पे इनके साथ की जो 2 तालिबात हैं उन्होंने बुनियादी तौर पे एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को, प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर आला सिंध को और फिर वाइस चांसलर को भी। तो अगर वाइस चांसलर शिकायत का बर वक्त नोटिस ले लेते तो मेरा ख्याल है कि फिर ये इसकी कॉपियाँ प्राइम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस तक वाइस चांसलर का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने इंक्वायरी चल रही है, मगर साथ ही उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश भी है, क्योंकि ऐसी एलिगेशंस में आपको पता है कि साजिश हो जाती है कि मुझे क्यों निकाला टाइप। तो वो जो है उन्होंने ये कहा कि ये बदनाम करने की भी साजिश हो सकती है क्योंकि हज़ारे तलबा पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 केसेस तो हो जाते हैं, अब ये हो जाते हैं नहीं, ये यहाँ तक तो सही है कि ज़ाहिर जब हज़ारों तलबा तालिबात हो गए कि ये हो जाता है, इसलिए कि दुनिया में जो रेशो है जिनसी हरासगी का वो 30% के लगभग है अगर एग्रीगेट निकाला जाए कम अज़ कम। लेकिन मसला ये है कि ये जो वाइस चांसलर के एक्शन ना लेने की एक वजह ये भी बयान की जा रही है कि जो टीचर्स हैं वो उन 2 के अलावा जिन पे के इल्ज़ाम है, बाकी जो टीचर्स बरादरी है वो ये कह रही है कि भाई साहब
ऐसा नहीं चलेगा, ये आप इनके खिलाफ जो है एक्शन अगर लेंगे तो हम उसकी मज़ाहमत करेंगे, तो ये एक रवैया अफसोसनाक है। सुनी सुनाई बात लग रही है ना कि बिल्कुल यार ये इस वकील ने गैर कानूनी काम किया है, लेकिन अगर आपने कुछ किया तो जी सारी ओवरऑल हमारा रवैया इस तरह। अच्छा, इंक्वायरी अब जो है एएसपी हैं कोटरी सुहाई तालपुर साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। सुहाई साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो जी सुहाई साहिबा, आप हमें सुन सकती हैं? नहीं सुन रही, मेरा ख्याल में अच्छा लाइन में कोई प्रॉब्लम है, इनको डायल बैक करना है। अच्छा जी सुहाई साहिबा, अब हमें सुन सकती हैं आप? जी बिल्कुल सुन सकती जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सुहाई साहिबा, आप क्योंकि इंक्वायरी कर रही हैं और हमें ये भी पता है कि इंक्वायरी अभी मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा वाक़या जो ये हुए हैं, तो अभी तक क्या आपको पता लगा है सारे मामले का? हाँ जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है उस एप्लीकेशन के बेस पर मुझे एसएसपी जामशोरा ने इंक्वायरी मांग की है, और अभी तो मेरी जो इनिशियल फाइंडिंग्स हैं उसमें सामने ये बात आई है कि जो विक्टिम्स हैं, जो गर्ल्स हैं, जिन लोगों ने जिनके नाम आ रहे हैं एप्लीकेशन में, उन्होंने एप्लीकेशन के जो कंटेंट्स हैं वो वेरीफाई किए हैं। लाइक देयर आर 3 वाकयात हैं, उनमें से 2 वाकयात विक्टिम पार्टी ने, एग्रीड पार्टी ने वेरीफाई किए हैं। अच्छा, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो लिखा हुआ है वो सही है, एंड एक लड़की जो फर्स्ट वाकया है इंग्लिश डिपार्टमेंट में जो प्रीवियस साइड की स्टूडेंट है, उसने कहा है कि यस माय टीचर उसने मुझे हैरेस किया आफ्टर रिलेशनशिप। खैर वो इंक्वायरी है, कॉन्फिडेंशियल बात है, लेकिन हैरेसमेंट की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुई है इससे, इन 2 वाकयात में। ओके, अच्छा, क्या ये वाकयात जो हैं ये इस बिना पर हुए हैं, जैसे शिकायत में लिखा हुआ है कि टीचर्स जो हैं वो पेपर्स या थीसिस में ज़्यादा नंबर लेने के लिए मजबूर करते हैं तालिबात को कि वो उनके साथ मजबूरन जिनसी ताल्लुकात कायम करें? नहीं, एज सच ये वाली बात सामने अभी तक नहीं आई है इन 2 पर्टिकुलर केसेस में, लेकिन जो मेरी ओवरऑल इंक्वायरी है अबाउट जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है या फिर हैरेसमेंट जो प्रिवेलेंट करी है सिंध यूनिवर्सिटी में, उसमें वन ऑफ द कॉजेज या वन ऑफ द टूल्स दैट इज यूजुअली यूज्ड बाय टीचर्स वो यही है कि अटेंडेंस ना देना, मार्क्स ना देना। बिल्कुल। अच्छा, एक एलिगेशन दरख्वास्त में शायद ये भी था कि 14 अगस्त के किसी फंक्शन की तैयारी के बहाने कुछ तालिबात को एक टीचर के घर पे बुलाया गया, जहां कुछ उनके दोस्त थे नशे में धुत, उन्होंने कुछ इनसे नाजेबा हरकत करने की भी कोशिश की। ये शिकायत भी वेरीफाई की उन्होंने? नहीं, ये शिकायत अभी तक वेरीफाई नहीं हो सकती है। लेकिन आपके नॉलेज में है? हाँ बिल्कुल नॉलेज में, एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, और मैं इसी पे काम कर रही हूँ कि ये जो विक्टिम्स हैं इसकी वो हम किसी तरह आइडेंटिफाई करें ताकि हम ये बात पहुंच सके। आपने कुछ ऐसा फील किया उन पे कोई प्रेशर्स वगैरह इस दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान? देखें, फील करना तो अलग बात है, लॉजिकल मतलब ये कॉमन सेंस है कि वो बिल्कुल प्रेशर में है, क्योंकि वो जिनके अगेंस्ट है उनके हाथ में उनकी डिग्री है, उनके हाथ में इनके मार्क्स हैं, तो ये तो बात एस्टेब्लिश फैक्ट है कि ऑफ कोर्स दे आर अंडर प्रेशर। अच्छा सुहाई तालपुर साहिबा, ये जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया या जो ओवरऑल टीचर्स बॉडी है वो इन्वेस्टिगेशन में किस किस्म का ताउन कर रही है? मैक्सिमम ताउन कर रही हैं या क्या है? हाँ, अब तक तो मैक्सिमम ताउन वो कर रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली कल परसों में गई थी सिंध यूनिवर्सिटी, तो कुछ एरियाज को मुझे विजिट करने नहीं दिया गया था, तो अब मैं देख रही हूँ कि थोड़ा कोऑपरेशन कम हो रहा है, लेकिन शायद उनके कोई रीजंस होंगे। अब तक एज सच मुझे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस महसूस नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की। चलिए अच्छी बात है। आज वहाँ मुजाहरे भी हुए, 2 अलग अलग मुजाहरे हुए हैं, जहाँ पर एक तरफ इंतज़ामिया कह रही है कि ये यूनिवर्सिटी महफूज है, दूसरी तरफ तलबा एहतजाज कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो इस बारे में जो विद इन यूनिवर्सिटी आपको लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स ओपनली बात कर रहे हैं आपसे इस बारे में? जी, मेरे पास ये इंक्वायरी हुई है, बेतहाशा लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, जिनमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, और फिर इस मौजू से हटके भी कल परसों मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसने कहा कि मैं माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ तो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मेरे साथ और ये भी हैरेसमेंट में आता है, तो प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। अब मैं बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, जो हमारी
सोसाइटी की जो सोशल इविल्स हैं या जिस तरह का हमारे एज अ सोसाइटी हम सोचते हैं उससे तो मैं चेंज नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे हमारा काम है उसे ख़त्म करना। लेकिन हैरेसमेंट के लिए मैं फिर भी कहूँगी कि हैरेसमेंट जो वहाँ पर हो रही है वो हम तब इंटरवीन कर सकेंगे जब विक्टिम हमारे पास आएगा, विक्टिम कहेगा, मतलब विक्टिम मैं FIR दे दूं हैरेसमेंट की, जज से मुझे पूछेगा कि वेयर इज द विक्टिम, इसलिए विक्टिम को आना पड़ेगा। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि विक्टिम डरे हुए हैं। जी सुहाई साहिबा, यही मैं आपसे सवाल करना था कि आपका पूरा करियर रहा है पुलिस में, कितना मुश्किल है किसी भी खातून के लिए कि वो थाने आए और बाकायदा एक FIR दर्ज करे कि जी फलाने ने मेरे साथ हरासमेंट की है। कितने केसेस इस तरह के आते हैं आपके सामने? देखिए, मैं समझती हूँ कि तकरीबन 90% जो औरतें हैं वो पीछे हट जाती हैं, और सबसे बड़ी वजह यही होती है कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं अपने शौहर पर, अपने भाई पर, अपने बाप पर। उन्हें पता होता है कि अगर हमने इसके खिलाफ खड़े हो गए तो कल, आज तो 1-2 लोग हैं जो हमें कहेंगे कि सामने आओ, औरतों के हुकूक हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कल को हमें खिलाएगा कौन? तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि काफी सारी औरतें हैं जो बात करती हैं, फिर हमारे उनको कानून का पता नहीं होता तो कहती हैं कि आप हमारा बदला लें, आप हमारा साथ दें, लेकिन हम पर्चा नहीं कटवाएंगे। अच्छा सुहाई साहिबा, 2 चीज़ें मैं आपसे सिर्फ फाइनली पूछना चाहूँगा। एक तो जैसे आप कह रही हैं कि उन विक्टिम्स ने वेरीफाई किया है, तो क्या उन वेरिफिकेशन की बेसिस के ऊपर केस रजिस्टर हो सकता है? और दूसरा ये है कि आप जो इंक्वायरी कर रही हैं कब तक कंक्लूड होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट की जो पेशी है उस पर जाकर के आपको जाहिर है ये जमा भी करानी होगी? नहीं, ये जो इंक्वायरी है मुझे कोर्ट की तरफ से नहीं मिली, ये इंक्वायरी मुझे SSP जामशोरो की तरफ से। अच्छा, ठीक है, ये मेरी तभी कंप्लीट होगी जब तक मैं सारे फैक्ट्स वेरीफाई करूं, तो इट विल टेक सम टाइम। सही। और पहला जो सवाल है हैरेसमेंट का, जो आपने पूछा कि मैं केस कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, तो हैरेसमेंट का केस जो है वो स्टेट अपनी तरफ से नहीं दे सकती। ठीक है, कंप्लेनेंट को देना पड़ेगा। चलें, बहुत शुक्रिया सुहाई साहिबा बात करने का। और ये इंक्वायरी जो है सरअंजाम इस तरीके से पाएगी कि अच्छा, ये जो आप बात कर रही थी ना सुहाई साहिबा के 90% पे दबाव होता है, तो इस स्टोरी में भी ये है कि एक यूनिवर्सिटी एहलकार ने एक जो लड़की है विक्टिम, उसकी बहन से कहा कि अगर तुम्हारी बहन खामोश ना रही तो मैं तुम्हारे वालिद को सारी कहानी बता दूंगा, और वो हैं दिल के मरीज़। जी बिल्कुल। तो जाहिर है कि मामला बड़ा डेलिकेट भी है। एक ख़बर बीच में आई थी कि एक तालिबा की जानिब से FIR का मकामी थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा। सूटा सिंध यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की जो बात है, बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं इस एसोसिएशन में ना। अच्छा, वैसे वो किसी भी टीचर के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती अगर हो जाए किसी और यूनिवर्सिटी में भी तो ख़ासे एक्टिव हैं। अच्छा, जो ह्यूमन राइट्स के दीगर मसाइल हैं उनमें भी उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोनों ग्रुप्स जो हैं वो ख़ासे पॉलिटिकली अवेयर और एक्टिव समझे जाते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में उसकी एक वजह वोट बैंक भी है ना। तो उसमें मुझे जितने भी इनकलाबी हों, एक जगह आपको आके रुकना पड़ता है कि नहीं यार, इसके बाद मेरा वोट बैंक उखड़ सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है टीचर्स का ओवरऑल। और वैसे वो गिल्ड और वो तो है, बरादरी फैक्टर तो हमेशा होता है। इसके अलावा ये भी प्रॉब्लम है। तो वैसे तो टीचर्स और तलबा को एक होना चाहिए और यूनिवर्सिटी का मामला है फलाना, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह के जो मामलात हैं, बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर दोनों अलग अलग दुनिया के लोग नज़र आते हैं। तलबा किसी और दुनिया में और टीचर बरादरी किसी और दुनिया में। अगर आप इस पे और बात करनी है, मैं एक और केस है, मुझे पेशावर वाला केस याद आ रहा है, आपको वो वाला याद है? हाँ, प्राइवेट स्कूल वाला। पहले वो तो बड़ा खौफनाक हुआ था, वो तो बहुत ही खौफनाक। अच्छा, ताज़ा जो एक केस है कि आपको शायद इल्म होगा, डेफिनेटली होगा, कि इस साल जून में इस्लामाबाद क्लब, द एलीट क्लब, वहाँ की एक मुलाजमा थी हुरैन बलोच। उसने क्लब के अंदर अपने दफ्तर में ख़ुदकुशी कर ली थी। अब तक इस केस के बारे में ज़ाहिर है कोई ख़ास पेशरफ देखने में नहीं आई, लेकिन इसी दौरान एक और केस सामने आया है जिसकी तहकीक़ात के लिए दारुल हुकूमत के उमूर की जो वजारत है उसने 3 रुकनी कमेटी बनाई है। केस है क्लब के जिम्नाजियम में काम करने वाली ख़ातून की तरफ से कि उनके बकौल की जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो ओवरऑल नाखुदा है,
उसके एक रुकन ने उनको जिनसी तौर पे हिरासत करने की कोशिश की और ये उन्होंने तहरीरन बताया है। डिटेल जो है वो बड़ी लंबी है, लेकिन मुख्तसरन ये कि ये साहब बकौल इन खातून के उनके इमीडिएट बॉस नहीं हैं, उसके बावजूद ये उन्हें बहाने से अपने कमरे में बुला के ज़बरदस्ती बैठने में मजबूर करते थे और बाज़ औक़ात 1.5-2 घंटे तक जो है वो इनसे गुफ्तगू करते रहते थे और डबल मीनिंग वाली और ज़ूमानी गुफ्तगू करते थे। मसलन उसमें दरख्वास्त में एक तस्करा है कि उन्होंने कुछ नियाग्रा फॉल की तस्वीरें दिखाई जो उनकी बीवी के साथ वो खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा देखो यार इस उम्र में भी मेरा स्टेमिना ठीक ठाक है, वो भला इस तरह की जो है गुफ्तगू उसने मेंशन की है एज एन एग्ज़ाम्पल। जब ये एक्टिव हुई अपनी शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए, मिनिस्ट्री तक लेने के लिए, तो जो मैनेजमेंट कमेटी है उसने इन्हें वर्बल ऑर्डर्स पे ज़बानी फारिग कर दिया, निकल जाओ, मुलाजमत से फारिग कर दिया। और जो इसी मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर हैं जिन पे ये इल्ज़ाम है, उन्होंने उन्हें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की और संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं बकौल खातून की, अगर उन्होंने ज़बान मुस्तकिल बंद न की। अब खातून का कहना है कि मुझे अपनी मुलाजमत की परवाह नहीं मगर इंसाफ चाहिए, इसलिए मेरे साथ एक 3 साल की बच्ची भी है। तो इस तरह के जो केसेस हैं अगर हम करने बैठ जाएं तो हर शोबे में करोड़ों, लाखों करोड़ों। और यार आजकल बैनुल-अक़वामी हेडलाइंस पढ़े तो क्या चल रहा है, हार्वी वाइनस्टीन, और अब तो मेरा ख्याल है कि 500-600 ख़वातीन की कंप्लेंट्स आए हैं। उससे पहले बिल कॉस्बी, और आज मैं पढ़ा था कि केविन स्पेसी वाला भी है। मसला अगेन हमेशा यही होता है कि जो पोजीशन ऑफ पावर में होता है ना जी, हाँ, वो बेसिकली तो डिक्टेट कर, बेसिकली तो पावर की बात है ना, वो एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। और फिर ये हमेशा ये बात आती है कि जी इतने सालों से हो रहा था कि किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक पर्सन जब स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, जैसे अभी सुहाई साहिब अभी बोल रही थी कि मैं वहाँ गई हूँ तो हजारों स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया है, तो वो होता है कि फ्लड गेट्स एक दफा खुल जाए तो फिर बाकियों को भी अच्छा इसके लिए तदारुक भी होता है। अच्छा एक तो बात ये कि ये उस तरह का इशू है कि इसमें तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता दुनिया का मसला नहीं, हर जगह एक ही है। अच्छा लेकिन ये वायरस की तरह है जिसे आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन वो इंडिविजुअल जो ट्रीटमेंट है ना उसके लिए वो चीज़ें हैं। जैसे अमेरिकन आर्मी में अक्सर आपको शोर उठता होगा, किसी भी खातून का केस आ गया और उसके बाद जो है वो उस केस की सुनवाई हो गई और फिर नया केस हो गया, तो ये एक ओवरऑल जो है कोई स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही। एक थोड़ी सी ब्रेक लेनी है हमें, क्योंकि एक और कंट्रोवर्सी जो हमारे यहाँ गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में बहुत चली है, इसी हवाले से एक बहस, वो उस पर बात करेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। और अब एक और केस के बारे में बात करते हैं जिसने कम से कम पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर काफ़ी तहलका मचाया हुआ है और काफ़ी ज़ाहिर है अगर आप अभी तक बूझ नहीं गए, मैं बात कर रहा हूँ शर्मीन उबैद चिन्नोय और उनकी बहन के जो किस्सा हुआ है आगा खान यूनिवर्सिटी में। अच्छा ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है 23 अक्टूबर को, आज है 31, 8 दिन गुजर गए हैं, अभी भी ट्विटर पे गरम, अभी भी इतनी जोशो खरोश से ही इस स्टोरी को डिस्कस किया गया है। हालांकि जब 60 बंदे बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाते हैं ना तो 4 घंटे बाद हम कहते हैं कि यार ये तो पता नहीं खबर है, और जबकि शर्मीन 2 दफा बयान भी दे चुकी है, 2 दफा बयान दे चुकी है। अच्छा ये शुरू कहाँ से हुआ कि अगेन 23 अक्टूबर को शर्मीन उबैद चिन्नोय अपने ट्विटर अकाउंट पे कहती हैं कि वो पिछली रात अपनी बहन को ले गई खान यूनिवर्सिटी के इमरजेंसी में, हमें नहीं पता कि क्या इशू था, और वहाँ पर इमरजेंसी रूम में जिस डॉक्टर ने ट्रीट किया फिर वो उनको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लग गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अनएथिकल है और मैं रिपोर्ट करूँगी आगा खान यूनिवर्सिटी को। इसके साथ साथ ये भी कहा कि इन्होंने इस डॉक्टर ने गलत ख़ानदान की गलत ख़वातीन से पंगा लिया है। ठीक है, और इस पर भी लोगों ने काफ़ी फिर कंट्रोवर्सी बनाई। अब ईमानदारी से अच्छा फिर ये खबर आई कि उस डॉक्टर को फारिग कर दिया। अच्छा ये खबर सही नहीं है क्योंकि उस डॉक्टर को सस्पेंड किया हुआ है और आगा खान यूनिवर्सिटी में अब एक इंक्वायरी हो रही है। अब अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं
तो जब मैंने पहले ये स्टोरी देखी तो मैंने कहा कि यार देखें, बिल्कुल अनएथिकल बात है और अनप्रोफेशनल बात है, ठीक है। लेकिन क्या इस पे बंदे को फायर कर देना चाहिए या एक वार्निंग दे देनी चाहिए? या डज इट कॉन्स्टिट्यूट हरासमेंट? डज इट कॉन्स्टिट्यूट हरासमेंट? ये भी था। अब जाहिर है कि हमें इस वक्त नहीं पता कि उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या पहले भी हैरेसमेंट की बात तो मेरा ख्याल है शर्मीन की बजाय कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखा, अब मसला ये है कि अच्छा, फिर जाहिर है कि जैसे होता है तो सोशल मीडिया में दो ग्रुप बन गए, एक सपोर्ट कर रहे हैं और एक अपोज कर रहे हैं। अच्छा, सपोर्ट और अपोज भी आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको शर्मीन उबैद चिनॉय नहीं पसंद तो आप इस मौके की तलाश में हैं और पिछले केसेस कि तुम तो वैसे ही पाकिस्तान को बदनाम करती हो, यू नो, ये वो कभी चीज पे डॉक्यूमेंट्री बना दो एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये एसओपी है, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। अच्छा, एसओपी एक और भी होता है कि आप झूठी खबरें भी फिर फैलाएं। और एक फेक फेसबुक पोस्ट शर्मीन उबैद चिनॉय का सरफेस हुआ जिसमें वो कहा गया है कि जी अगर एक मर्द एक खातून को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, ये ना सिर्फ हरासमेंट है बल्कि ये रेप है। तो लोग फिर इसको लेकर लेगा कि यार तुम पागल हो गई हो यार, अब मुझे तो इस तरह के 100 फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, वो क्या रेप है? हमजा अली अब्बासी साहब भी बीच में आ गए, वो कह रहे थे कि जी मुझे हजारों फ्रेंड रिक्वेस्ट अकाउंट से आई थी। ये फेक, ये फोटोशॉप्ड है, ये है ही फोटोशॉप्ड। और आई मीन अगर कोई देखे तो उसमें पता लगेगा कि फॉन्ट भी ये फेसबुक वाला नहीं है, वो अपनी जगह मैं सिर्फ दिखाना चाहता था। जिसको मसाला कम लग रहा होगा उसने कहा कि जल्दी कब है, थोड़ा तेल ही फेंक दो, ठीक है ना। अब फिर आज एक और पोस्ट आई है शर्मीन उबैद चिनॉय की जानिब से, और उसने कहा है कि जी ये जो मैंने लिखा है कि रॉन्ग वुमेन इन द रॉन्ग फैमिली, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मेरे से पंगा लिया तुमने। इसका मतलब ये है कि हम बाशऊर हैं एंड वी स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स। अब एज फार एज द केस गोज, ठीक है, डॉक्टर और पेशेंट की जो रिलेशनशिप होती है ना यार, वो आपकी और आपकी गाड़ी के मैकेनिक की रिलेशनशिप नहीं होती, फ्रैंकली स्पीकिंग। डॉक्टर पेशेंट प्रिविलेज भी एक चीज होती है और सर्टेन एथिकल बाउंड्रीज और हिपोक्रेटिक ओथ में, और प्रिवेसी भी एक चीज होती है। अब ये एक और बात है कि इमरजेंसी रूम में उनको कहा था कि जी आप मुझे प्लीज अपडेट कर दें कि अभी आपकी कैसी तबीयत है, मैं आपको फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता हूं, हो सकता है कि आप उस पर मेरे कम्युनिकेट कर दें, वो अपनी जगह ठीक है, बट दैट इट डज नॉट सीम हैपेंड इन दिस केस। अब इसमें जो अजीब व गरीब बात यह है कि पाकिस्तान की किसी भी कोड, मेडिकल कोड में सोशल मीडिया एटिकेट के ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का हिदायत जारी हुई है कि जी ऑनलाइन रिलेशनशिप्स विद प्रेजेंट या फॉर्मर पेशेंट्स ना करें, क्योंकि इसके अगर आपने इस रिलेशनशिप बन गई तो आप पर केस हो सकता है। मेरे इतलात के मुताबिक उसने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी, बल्कि जो डिस्प्ले पिक्चर हैं जो पब्लिक होती हैं उस पर भी कमेंट्स किए थे, अजीब किस्म के कमेंट्स किए थे। सो दैट मेक्स इट अ स्लाइटली डिफरेंट केस। अगेन प्रॉब्लम ये है कि अच्छा एक और चीज़ ये भी है कि हम इस डॉक्टर का नाम जानते हैं? नहीं। और डॉक्टर की शक्ल देखी है हमने? नहीं। अच्छा अब अगर शर्मीन चाहती तो वो उठते के साथ डॉक्टर का नाम भी दे देती, और इसमें कोई हमारे लिए कोई अजीब बात नहीं है, हम तो खबरें चला देते हैं गलत बंदे के नाम के ऊपर। तो ये एटलीस्ट इतनी रिस्ट्रेंट शो की है। अब ओरिजिनली जब मैंने ये केस देखा था तो मेरा ख्याल था कि ये बिल्कुल एक ओवर रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, लेकिन व्हेन यू थिंक अबाउट इट ना यार, आई मीन देखें हम तो मर्द हैं, अब हम कहें ऐसी बात की जी तो अगर कोई खातून हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो क्या हम हरास हो रहे हैं? तो दैट डज नॉट मेक सेंस ना यार, हम तो खुशी होंगे। तो लेकिन ये वो मुल्क है, मामला खत्म हो गया, सेटल डाउन हो गया है तुम्हारे? नहीं, सेटल डाउन का होगा जब ट्विटर वर्ल्ड जो है सेटल डाउन करेगी तो होगा ना, वही होगा, अभी तो नहीं होगा। बट द पॉइंट इज तो मजा आ रहा है ना। देखिए खातून होने का मतलब है कि तकरीबन हर एक बंदा आप पे लाइन मारेगा। आप किसी भी खातून से पूछ लें तो अगर किसी दिन दर्जी का नंबर के पास आपका नंबर आ गया, वो भी मैसेजेस भेजेगा, इलेक्ट्रिशियन भी भेजेगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। कहीं गलती से मोबाइल फ़ोन पर आपने मोबाइल की दुकान पर अपना फ़ोन छोड़ दिया तो देखें क्या हाल होता है। सो आई थिंक बीइंग अ डॉक्टर डेफिनेटली शुड हैव बीन मोर केयरफुल। और वो शर्मीन ने एक और बात भी की थी कि मुझे भी एज ए सेलिब्रिटी हज़ारों रिक्वेस्ट आती हैं, तो मैंने कभी इस तरह मसले को नहीं उछाला, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये शायद मेडिकल एथिक्स के कुछ अलग बारह। अच्छा एक और अलग बात है कि आप पाकिस्तान में डॉक्टर बन सकते हैं, आपको एक एथिक्स क्लास लेने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इसको भी थोड़ा सा अमेंड कर देना चाहिए। एक वक्त ले लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त, वरना हम ऐसी बातें करते रहेंगे।
PIA पे भी बात करेंगे। आज के PIA की हालत जो हुई है उसके महरक़ात क्या हैं और अब कहाँ चीज़ें जा रही हैं, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। और पीर की अलग सुबह एक फ़्लाइट PIA की कराची एयरपोर्ट पर लैंड तो कर गई, मगर वो इस बात का इशारा भी दे गई कि 56 साल से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज़ अब दोबारा न्यूयॉर्क कभी नहीं जाएगी। ये रूट बंद कर दिया गया और अभी तक ये रूट किसी और एयरलाइन को नहीं दिया गया, मगर ये इस बात का इशारा ज़रूर है कि PIA की मुसलसल जिस तरह तनज़्ज़ुली है वो कम नहीं हो पा रही। 2 साल पहले हमने ब्रांड नवाज़ शरीफ के नाम से एक सुना था कि जनाब PIA जो है उसको दोबारा उठाएंगे, एक नई एयरलाइन प्रीमियर सर्विस एयरवेज, और उसके बाद जो है और एक लग्जरी किस्म की एयरलाइन का भी ऐलान किया गया, अलग परवाज़ों का भी ऐलान किया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी ना हुआ। और अब जो हालत है उसके बारे में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी जावेद चौधरी साहब, और ये इतने ज़्यादा PIA के अमूर कवर कर चुके हैं कि अगर ये कहा जाए कि ये PIA के जहाज़ में ही उठते बैठते सोते हैं, पैदा होने का तो मैं दाई कह लो, दाई है, दाई दाई कह लें, चले दाई या कोई चले। खैर जावेद चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। जनाब PIA की करिए। PIA का जनाब अली इशू ये है कि इस एयरलाइन को एयर मार्शल नूर खान के साहब के बाद अभी तक कोई भी एविएशन को समझने वाला, उसको चलाने वाला दस्तियाब ही नहीं हो सका। वजूह है वो वजूहत सिर्फ ये हैं कि आपकी पॉलिटिकल इंटरवेंशन इतनी हद तक बढ़ गई है कि उसके बाद अब किसी किस्म का भी फैसला करना किसी भी नई इंतज़ामिया के लिए मुमकिन नहीं है। इवन कि आप इससे अंदाज़ा कर लें कि आप जिस एयरलाइन जो कि नेशनल कैरियर का हुकूमत वक्त जो है उसका जो एविएशन एडवाइज़र वो ये कहता हो कि ये टाइटैनिक बन गई है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल एक स्टेटमेंट दागा है कि जिसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि PIA को 30 साल पहले बंद हो जाना चाहिए था। तो मुझे आप ये बताइए कि उसके बाद आवाम कैसे तवक्को करे कि जी मौजूदा हुकूमत जो है वो PIA को चलाना चाहती है, और क्यों ना इस बात पर यकीन किया जाए कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं उनके चूँकि वो माजी में एक एयरलाइन निजी एयरलाइन एयर ब्लूज से मुंसलिक रहे हैं, तो क्यों ना आवाम ये यकीन करे कि शायद इसको बंद करके और उसको जो बेहतर रूट्स हैं वो देने का प्लान किया जा रहा है। ताहम इस हवाले से हमारी जो ज़राए से बात हुई उनका ये कहना है कि एयर ब्लू का तो अमेरिका की रूट्स कराने का ऑपरेट करने का कोई अभी फ़िलहाल कोई इम्कान मुस्तक़बिल करीब में नहीं है। ताहम दूसरी जानिब जो मौजूदा मैनेजमेंट है जो कि एक ब्यूरोक्रेट जिनको अभी कुछ 3 महीने पहले लाया गया है, और उनके मुतालिक भी ये कहा जाता है कि वो किस ज़माने में मुशरे हवाबाजी के जब वो CM KP के थे उस टाइम के सुबह सरहद के जब वज़ीर आला थे तो उनके स्टाफ अफसर हुआ करते थे। शाबाश। OLX पे डाल दें इसको, क्या करें? मतलब देखिए दो साल पहले आगे की बात छोड़ दें, मैं ये समझना चाह रहा हूँ जावेद भाई, न्यूयॉर्क रूट क्यों बंद? न्यूयॉर्क का रूट जो बज़ाहिरन जो तासुर दिया गया है और जो मीडिया को बावर कराया जाने की कोशिश की जा रही हुई है कि लोड उस पर सिर्फ 20% से 30% भी मतलब लॉस था। लेकिन लॉस के साथ साथ ये ज़रूर देखा जाए कि उसके अल्टरनेट ऑप्शंस जो हैं वो इस कुछ 4 महीने पहले जो है वो डिस्कस हुए थे, उसकी फिजिबिलिटी भी एक बनी थी, जिसके मुताबिक उनका ये कहना था कि जी कि अगर न्यूयॉर्क रूट को बंद किया जाए तो न्यूयॉर्क रूट के परवाज रूट जाए उसके सेक्टर जो है डाइवर्ट करके कनाडा से ले जाएँ, कनाडा की सेक्टर जो फ्लाइट्स है वो 4 की बजाय 5 कर दी जाए। और सेकंड ऑप्शन ये था कि वो जो कनाडा से होकर फ्लाइट न्यूयॉर्क पहुंचे, JFK से वापसी में मैनचेस्टर रुके ताकि आपके हमवतन जो है वो वहाँ से भी कैरी हो सके, वहाँ भी आ सके। लेकिन इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है कि इन दोनों कामों को पसे पर्दा डाल के और उन्होंने फौरी पसे डाल के फौरी तौर पर एयरलाइन के उस सेक्टर को बंद कर दिया जो कि पिछले 50 जैसे आपने बताया 56 साल से चल रही है। तो उसके साथ साथ जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये फ़्लाइट बंद ही करनी थी तो उसके लिए ऑप्शन ज़रूर यूटिलाइज़ किए जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स पे बात करना चाहूँगा कि अगर आप लंदन हीथ्रो पे अभी इस टाइम कोई स्लॉट लेने जाएँ अपनी किसी एयरलाइन के लिए तो लंदन हीथ्रो पे तो स्लॉट मौजूद ही नहीं है, और अगर आप उसके बराबर में जो उनके मज़ाफ़ती एयरपोर्ट्स हैं उनके लिए भी अगर अप्लाई करें तो कई अरब जो है वो आपको पे करने पड़ते हैं उसके स्लॉट के लिए। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि जी कि एक ऐसा
रूट जो आप 56 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, कम से कम पहली फ्लाइट है जो आप सबसे बड़ा जो उस बेनिफिट है हमारी जो पब्लिक है वो उस पर उनको बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि फ्लाइट यहाँ से डायरेक्ट जाती है और आपकी किसी भी सस्पेंड हुई है फ्लाइट या खत्म ही कर दी? नहीं जी, मेरे पास जो इतलात है बीइंग एविएशन कॉरेस्पोंडेंट, उसके हिसाब से इनको 6 महीने पहले उनको आगाह करना था सिविल एविएशन उनको JFK को, लेकिन इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर उनको आगाह नहीं किया गया और 6 महीने का जो हमें सुनने में आ रहा है कि जी 6 महीने के आपको पैसे उनको पे करने पड़ेंगे, जिसके लिए PIA की जो इंतजामिया वो ये प्ली ले रही है कि जिससे कोड शेयरिंग करेंगे वो उसको पे कर देगा। उसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने उस रूट को जब बंद करने के बाद आपने उस एक ईमेल पिछले दिनों जनरेट की, जो हमारी डाउन न्यूज़ पर खबर भी नशर हुई थी कि आपने जो वहाँ के यूरोप के और अमेरिका के जो आपके ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको एक ईमेल जनरेट की जिसके मुताबिक 31 दिसंबर तक कम से कम एक फ़्लाइट वीकली ऑपरेट जरूर की जानी थी, ताकि जो न्यूयॉर्क के लिए, ताकि जो आपके पैसेंजर्स कंफर्म बुकिंग है दिसंबर तक की उनको आप अकोमोडेट कर सकें एक फ़्लाइट की सूरत में ही। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसके बजाय 31 दिसंबर तक चलाने तक 28 अक्टूबर को ये फैसला कर लिया कि जी प्रवास आखिरी ऑपरेट होगी और उसके साथ साथ अब जो दीगर मसाइल हैं वो तो अपनी जगह मौजूद ही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये गवर्नमेंट अगर PIA मैनेजमेंट का ये स्टांस मान भी लिया जाए कि जी के लोड फैक्टर जो है वो बहुत कम था, तो उसके साथ ये भी मलूज़ खातिर रखना ज़रूरी है कि दिसंबर और जनवरी तक का जो सीज़न है ये रिकवरी का सीज़न है। तो आप जी बिल्कुल उससे बंद करने का कोई जवाब समझ नहीं आता। अच्छा, एक चीज, एक तो आप बार बार कह रहे हैं कि हैरत अंगेज, यार एविएशन रिपोर्टर हैं आपको अभी तक हैरत होती है? मुझे तो इस बात पे हैरत है PIA के नहीं हैरत ज़रार साहब इसलिए होती है कि जो PIA मैनेजमेंट जो अगर अनाउंस करती है उसके जब अपोजिट बिल्कुल बात करेगी तो फिर हैरत ही होती है। नहीं, लेकिन तकरीबन ऐसे ही होता है ना। देखिए अभी इंटरेस्टिंग बात सर्कुलर डेट का मैं वही कह रहा हूँ ना कि 3 साल पहले जब यही बात हुई थी कि PIA को रिवाइव करना है, जो प्लान बना था जब भी गवर्नमेंट पावर में नहीं होती तो वो रिवाइव कर दी। नहीं, इसी गवर्नमेंट ने किया, इसी गवर्नमेंट ने 4 अरब रुपए का लॉस करके 3 महीने में आपने वो जो आप बंद कर दी थी। जो कुल एक्यूमुलेटेड लॉसेस है ना PIA के, वो तकरीबन हमारी तमाम सर्कुलर डेट के बराबर है। 400 सर्कुलर डेट PIA भी हमारी सर्कुलर डेट है। यार 1 साल हो गया है, पिछले 14 अगस्त को मुझे याद है बड़े धूम धमक्के और ढोल और भंगड़े के साथ एक सर्विस लॉन्च की गई थी जिसका नाम था PIA प्रीमियर, ठीक है, और ब्रांड नवाज शरीफ एंड वी विल बी एट पार और बहुत महंगे दामों तैयारे श्रीलंका से लिए गए थे। यार अब इसका क्या हुआ? क्योंकि देखिए फिर ये लॉन्च हुई, ठीक है, उसके कोई 3 महीने बाद खबरें आने लगी कि सर ये तो लॉस ही हो रहा है। दानियाल गिलानी साहब का कहना था कि सर शुरू में तो लॉस ही होता है, थोड़ा टाइम दे ये बेहतर हो जाएगा। इजरार साहब इसमें एक बड़े जो मज़े की बात है वो ये है कि जी कि इस जो आपने सेक्टर शुरू किया और प्रीमियर के नाम से उसको सर्विस एक आपने इंट्रोड्यूस किया, आपने लेके आया एक प्रोडक्ट नई, उसके प्रोडक्ट के हिसाब से उस टाइम की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो एडवांस जो ब्रीफिंग दी गई और जब इसके अप्रूवल लेनी थी तो उसमें ऑलरेडी ये बता दिया गया था कि जी 3 महीने तक कुछ 6 अरब रुपये का लॉस होगा, ठीक है। और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी उसको, चूँकि प्रेशर बड़े साहब का था, बड़े साहब का प्रेशर था कि जी कि एक एयरलाइन हमने इस तरह की शुरू कर रही है। और यहाँ मैं ये भी ज़रूर बताऊँगा कि PIA के हवाले से 2 ऑप्शन एक है जी कि एक PIA 1 और PIA 2। तो PIA के अपने जो मुलाजमीन और उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका ये अभी तक भी ये कहना है कि जी कि वो ऑप्शन अभी तक मौजूद है। उस ऑप्शन के तहत एक प्राइवेट एयरलाइन जो है जिसका इस तरह की एयरलाइन ऑपरेट को करने की, एयरलाइन का जो दफ्तर है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है कराची में जो रजिस्टर्ड कराया गया है, वो हमारी जो कोऑपरेटिव मार्केट है उसके फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा सा ऑफिस है जिसको यही पता नहीं है कि ये किसका ऑफिस है। इस तरह का रजिस्टर्ड करा के उन्होंने उस एयरलाइन को चलाने की कोशिश की और जबकि ये बताया भी गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि इतना लॉस होगा, उसके बावजूद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से हामी की भी समझ में नहीं आती कि क्यों हामी भरी गई। और उस टाइम के जो मुशीर थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे कि जी किसी हवाले से हो जाए। और यहाँ जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि श्रीलंका से आपने इंतहाई महंगे दामों लीज पर लिया और जिस सारे लॉसेस सामने थे उसके बावजूद चलाए जाने का मकसद सिर्फ एक बड़े साहब को खुश करना। $19 मिलियन 6 महीने में। बिल्कुल। अच्छा, बड़े साहब से आपकी बात नवाज शरीफ साहब? जी नवाज शरीफ साहब नहीं करते। 3 साल पहले जब ये लॉन्च हुआ था तो उस वक्त प्लान था क्या कि भाई इतने अरब लगाएंगे तो यहाँ पर आकर के ये स्लाइड रुक जाएगी
या लॉस मिनिमम हो जाएगा? उस टाइम जो फिजिबिलिटी थी जी बिल्कुल, उससे फिजिबिलिटी थी, उस फिजिबिलिटी के हिसाब से उनका ये कहना था फिजिबिलिटी उस टाइम के मैनेजमेंट का कि अगर हम एक खासकर ये जो लंदन और जो हमारे न्यूयॉर्क के जो सेक्टर्स हैं इस पे अगर एक नया प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करवा दें तो हमारा जो लॉसेज जिसकी बिना पर अभी वो तो ले रहे हैं, उसकी प्ली ले रहे हैं कि जी हम ये लॉसेज की वजह से बंद करें, उस टाइम उनकी प्ली यही थी कि जी अगर ये एक बेहतर एयरलाइन बेहतर प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हो जाए तो वो आपको जो ना वो आपको ज़्यादा रेवेन्यू देगी और PIA जो ना उस सेक्टर में कम कमा सकेगी। और मज़े की बात यह है कि उसमें जिस जहाज़ को इस्तेमाल करने के लिए 5 अरब रुपये दिए गए कि आप 777 जो स्टेट ऑफ आर्ट है जो PIA के अलावा डायरेक्ट फ्लाइट जो इतनी लंबी 14 घंटे की फ्लाइट करता है, उस एयरलाइन उसको 5 अरब रुपये दिए गए कि जी इसको आप जो है वो अपग्रेडेशन कर लें, इसके सीट्स वगैरह उसके एंटरटेनमेंट जो सिस्टम वगैरह वो नए लगा दें। पता ये चला कि वो 5 अरब रुपये 6 महीने तक तो इस्तेमाल ही क्यों नहीं इस्तेमाल हुए, वो 5 अरब रुपये किसी के कर्जे के सूद देना उसमें उन्होंने पे कर दिए। तो जिस एयरलाइन का यहाँ ये हाल हो वो नया प्रोडक्ट या उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और हमारी जो कुछ अफसर से बात हुई है उनका ये कहना है कि ये सिर्फ न्यूयॉर्क का सेक्टर नहीं है, अगर बंद ही करना था तो सऊदीया के आपके तमाम सेक्टर लॉसेज में है। तो ये जो तो आपने सिर्फ न्यूयॉर्क का जो है न्यूयॉर्क पे ही क्यों फोकस है, तो उसमें कुछ जो जराए उनका ये कहना है कि जब तक ये सेक्टर बंद नहीं किया जाएगा रूजवेल्ट होटल बेचा नहीं जा सकता। यही मैं कहने बुनियादी बात अच्छा, तो जर्मन CEO आए थे वो भी कोई जादू की वो लेके आए थे जी जी हाँ, तो वो जादू की छड़ी से तैयार देखिए हर दौर में PIA मैनेजमेंट में एक अदद जो है वो पसंदीदा जो ब्लू आइड है वो इंडक्ट किया जाता है। वो जो लाए गए थे चीफ ऑपरेटिंग अफसर साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के इख्तियारात भी इस्तेमाल करते रहे, चीफ ऑपरेटिंग अफसर साहब जो लाए गए थे उनका टोटल एक्सपीरियंस जो है वो एक टर्मिनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग की मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस था। शाबाश। तो अब सिर्फ वो चूंकि उसको हमारे बड़े नहीं सर, बड़े पहुंचे आदमी थे। नहीं मैं बता रहा हूँ कि आपके जो इंटरव्यू करने वाले हैं, इंटरव्यू करने वाले गोरी चमड़ी से और अंग्रेजी से बड़े मुतासिर थे। ये ऐसा हालांकि जाते जाते ये करके गए, जाते जाते ये करके गए जनाब जर्मन की अंग्रेजी से मुतासिर। ये देखिए कि भाई पहले जॉनी जर्मन नहीं आता गोरा, उन्होंने तो देखा ना गोरा है, गोरा होता है चाहे जर्मन हो या अंग्रेजी हो। उसके साथ साथ सबसे जो प्रॉब्लम इस एयरलाइन को खड़ा हुआ है कि वो है आपकी जो नवाज शरीफ साहब का पिछला जो उसका टर्नओवर था उनकी मुद्दत जो इक़्तिदार की थी उसमें नेशनल एविएशन पॉलिसी एक बनाई गई जिसके तहत खलीजी ममालिक को इतनी खलीजी ममालिक एयरलाइंस को इतने उन्होंने चैप्टर्स दे दिए कि उसके बाद अब आपके पास जो है वो जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट को कम्पीट करने का भी ना उसको मैच करने का भी कुछ सिलसिला नहीं है। जबकि उसके साथ साथ यहाँ उसका आप ये सुन लीजिए कि 400 से ज़ायद फ्लाइटें 400 से ज़ायद फ्लाइटें हफ्ते की जो हैं वो ऑपरेट की जाती हैं खलीजी ममालिक की जाने से, जिसमें न्यूयॉर्क और दीगर सेक्टर्स भी शामिल है। ट्रैफिक है। इतने ही रुक जाओ, ये एक ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद वैसे मैं तो टेंशन में नहीं, इसलिए कि मेरा तो वजीर आजम खुद ट्रेंड पायलट है, वो निकाल लेगा। ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक जी। बात हो रही है PIA की क्रैश लैंडिंग पर। और जावेद भाई, अभी आप जानू जर्मन जादूगर के बारे में बता रहे थे जिसने शायद हमारे एक पूरे प्लेन को ही गायब कर दिया, कम से कम मैं तो यही पढ़ रहा हूँ। स्टोरी क्या है यार? जी वो स्टोरी ये थी कि हिल्टन ब्रांड हैं जिनको इन्होंने बीइंग चीफ ऑपरेटिंग अफसर कुछ अर्सा पहले जो है वो ज्वाइन करवाया था और वो मौसूफ के जो एक्सपीरियंस जो है एविएशन के हवाले से वो इतना था कि वो एक एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग की मेंटेनेंस का सिर्फ एक्सपीरियंस था और उसके बावजूद उनको वो जिस तरह मैंने पहले बात की थी गोरी चमड़ी से मुतासिर को रख लिया गया। उसके बाद उन्होंने उसी दौरान उन्होंने 2 कंसल्टेंट अपने ही हमवतन भर्ती किए PIA में और एक कंसल्टेंट को उन्होंने जो चाय दिया उसके मुताबिक ये था कि जहाज़ों की जो एवल्यूएशन करके और बताएंगे जी कि हम किस तरह के बेच सकते हैं इसको, जो A3 टन जहाज़ है। तो हमारा एक 3 टन जहाज़ जो है जिसकी बहुत कम साइकिल्स रह गए थे वो सिर्फ एक फ्लाई कर सकता था। उन्होंने उसके लिए प्लान किया कि और उसके लिए जो उन्होंने आर निकाली और उन्होंने जो प्लान बनाया उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि न्यूयॉर्क, जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले भी, न्यूयॉर्क फ्लाइट को बजाय हम डायरेक्ट लेके जाने को लॉस से बर्दाश्त करने के जर्मन के लेप्जिग एक एयरपोर्ट है वहाँ हम सब इसको ट्रांजिट करके उसके बाद वहीं से उनका प्रोग्राम ये भी था कि यूरोप के कुछ सेक्टर्स जो हैं वो उनके पैसेंजर्स भी उनको वहाँ से मिल जाएंगे तो उसको लेके वो न्यूयॉर्क चले जाए, इस तरह आ जाए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जी कि वहाँ जो मौजूद जो एविएशन म्यूज़ियम है
तो उनको ये जहाज़ हम सेल आउट कर देते हैं, और उस सेल आउट करने के पीछे भी जो कहानी थी वो जाली एक लेटर बनाया गया और जिसमें बैक डेट डाल के और जो ना उसको जहाज़ भिजवा दिया गया, जहाज़ वहाँ चला गया। उसके बाद कमोडोर का जिक्र आता है इस कहानी में जी, एक हैं कमोडोर साहब जो यहाँ थे PIE में प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक में थे, तो उनका जिक्र भी आता है। उसके अलावा जो जर्मन साहब है जो इनके अपने, अच्छा उन्होंने वो जो जहाज़ जिस कंपनी को दिया वो उस कंपनी का डायरेक्टर उनके पास PIE में उन्होंने बतौर कंसल्टेंट रखवाया हुआ था। ओहो, वो भी बाद में भाग गए, उसका कोई ECL पे नाम नहीं था। उसके बाद इन्होंने जो जहाज़ वहाँ भिजवाया, जहाज़ भेजने के बाद वहाँ उन्होंने कहा कि जी कि इसको जहाज़ को हम यहाँ पेंट करवा के रखवा देते हैं और आते जाते जो भी हमारे पैसेंजर हो अपने कम से कम टेल देख के पाकिस्तानी परचम के खुश हुआ करेंगे। बड़े मासूम से ख्वाहिश थी। 50-50 तो उन्होंने वो जहाज़ वहाँ रखा। उसके बाद उस जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम से एक हॉलीवुड की कंपनी फिल्म बनानी थी, उन्होंने फिल्म हाउस कंपनी ने उनसे माहदा किया, उनसे लिया, उसमें टेल बना के जिसमें बड़ा मीडिया में बड़ा जो ना वो बातचीत हुई कि जी के PIE के जहाज़ पे हाईजैकिंग की और वो भी फ़लस्तीनी टाइप का जो था। बहरहाल वो जहाज़ वहीं मौजूद है और उसके उस पर 47,500 यूरो में वो डन किया गया था। अब सूरत हाल ये है कि जी कि वो जहाज़ चूँकि अपने उसके इंजन जो साइकिल है वो पूरे कर चुके हैं, वो उड़ के वापस नहीं आ सकता, उसको आप वहीं सेल आउट करेंगे जैसा और जहाँ की बुनियाद पे। अब इशू जो सबसे बड़ा आ गया कि जी कि वहाँ टेंडर हम करके उसको बेच भी दें, तो बेचने से पहले एक और जो अड़चन खड़ी हो गई है वो ये है कि जी कि वो जो म्यूज़ियम है और जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है उन्होंने कहा जी कि अब आप इसका वो दें, पार्किंग चार्जेस दें। शाबाश। वो पार्किंग चार्जेस अब उससे कहीं मोर देन है जो आपने 47,500 में यूरो में डन किया था। तो उसके बावजूद साबिक वज़ीर दाखिला साहब ने बड़ी धुआंधार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हम छोड़ेंगे नहीं और जाने नहीं देंगे, लेकिन बड़े आराम से जिस तरह रेमंड डेवोस और दीगर चीज़ें जब होती हैं उन्होंने चुप करके उसको जाने का मौका दिया। और उसके जाने के 3 दिन बाद ही जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर भी चुप करके निकल गया और FIA का ये कहना था कि ECL पे नाम ही हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो मेरी FIA ज़राए से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी कि अब जब तक वो मौजूद ना हो अब अपनी इंक्वायरी भी इसको फाइनल नहीं कर सकते और कोई भी उस पर नोटिस लेने के लिए ओवरऑल PIA पे आ जाए कि अब क्या प्लान है? PIA का प्लान ये है कि जी कि आप जो नई मैनेजमेंट लाए हैं उस मैनेजमेंट ने भी आते साथ ही, अच्छा उसमें एक चीफ ऑपरेटिंग अफसर रखे हैं, उन्होंने एक चीफ कमर्शियल अफसर रखे हैं। चीफ कमर्शियल अफसर साहब जो हैं वो एक हमारी निजी मुसल्सल कंपनियां वहाँ से लाए गए हैं, उनके पास भी एविएशन का एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए मिस्ड कॉल तो दे देंगे। हाँ जी, उसके बाद जो है आपके चीफ ऑपरेटिंग अफसर जो हैं वो भी पता नहीं कहाँ से लाए हैं। प्लान ये है कि जी के तमाम ऑफिसर्स जितने जो सीनियर डायरेक्टर्स थे जो मामलात को समझते थे, एविएशन को समझते थे, उन सबको या तो उन्होंने खुडे लाइन लगा दिए या उनकी खुडे लाइन लगाने के बाद उनके मोस्ट जूनियर जो ऑफिसर्स हैं जो मैनेजर या डिप्टी मैनेजर लेवल के उनको चार्ज दे दिया गया। प्राइवेटाइजेशन करेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि जी के वो 1 और 2 का जो फार्मूला है उसी में से कोई चीज़ एक निकाल के और जो है PIA को कर्जों समेत जो है एक साइड पे डाल देंगे और एक नए जो ना वो सेटअप बना के और उसको चला देंगे। मतलब आप यूं समझ लेंगे मतलब किसी को कुछ आइडिया नहीं है, जितने की खोती उतनी कुछ नहीं है, किसी को मौजूद मैनेजमेंट समेत किसी को नहीं पता कि जाना करने क्या जा रहा है। क्या लग रहा है ये तो सारे प्रीमियर लीग वगैरह वगैरह ना यार, कि यार देखिए लोग कहते हैं यार पुलिस में भर्तियाँ कम है, इक्विपमेंट नहीं है, क्या करें? या तो पुलिस को नहीं यार ईगल स्क्वाड बना दो, डॉल्फिन स्क्वाड बना दो, हाँ 4 वीगो खड़ी कर दो, उन पे पुलिस वालों को डाल दो। ये कुछ थोड़ी सी ऐसी स्कीम नहीं लग रही कि यार ये इदारा चल नहीं रहा, चले यार एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लगा देते हैं इसके ऊपर मिलिट्री कोर्ट लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे, वही ऐसे। अब देखें कि 3-4 नई एयरलाइंस आ रही हैं और उसमें बहुत सारे नाम हैं जिसमें एक मीडिया ग्रुप भी है, ये बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। हुकूमत ने 13 अरब मतलब लंबे नोट किए हैं, तो कितने और मजीद इस तरह के अरब पंपिंग? देखें जी कि जब तक आपका जिस तरह ज़रार साहब ने कहा है कि वो सर्कुलर डेट जो है जब तक आपका ख़त्म नहीं होगी एयरलाइन खड़ी हो ही नहीं सकती और वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो नहीं हो सकता। वो 400 अरब कौन देगा? तो फिर बदल के न्यू खान नाम रख दे। मेरे ख्याल में तो ये करना पड़ेगा। और बहुत सारी एयरलाइंस की पुरानी ख्वाहिश थी कि PIA उनकी बैकयार्ड एयरलाइन हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरफ लेके जा रहे हैं सूरत हाल वही है, इंतहाई मायूसकुन है। हमें सिर्फ एयर मार्शल नूर खान जैसी सोच और उनकी जो एक्सपीरियंस रखने वाले जो लोग हैं उनकी जरूरत है। सियासत में भी हम कहते हैं हम बाजी को ही देखते रहे ना, बस बाजी को ही देखते रहे। कासिम की जरूरत है, एक सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की जरूरत है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।